वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 28 अगस्त 2021 और 28 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार के बक्सर जिले में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। और इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे जो कि मैंने आपको बताया था, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही था। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा कीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरवती महिला महाविद्यालय ने कॉलेज में नया ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध और सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि लागू किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा सुंदरवती महिला महाविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार के भागलपुर में स्थित सुंदरवती महिला महाविद्यालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर छात्राओं को एक नए ड्रेस कोड में आने की हिदायत दी गई है और छात्राओं को कॉलेज परिसर में सेल्फी लेने पर भी प्रतिबंधित किया गया और साथ ही छात्राओं को एक या दो चोटी बांधकर कॉलेज आने को कहा गया है और अगर किसी के खुले बाल रहे तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा कॉलेज परिसर में। ये सारी बातें इस नोटिफिकेशन में कहा गया। आप यहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हैं, यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इस इंटर कॉलेज में यह ड्रेस कोड 2021-23 की सत्र की छात्राओं के लिए है, अर्थात 2021-23 की सत्र की छात्राओं के लिए मतलब इसे लागू किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि मतलब किसके समय में मतलब ये लागू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो मतलब यहाँ के प्राचार्य हैं ये प्रोफेसर रमन सिन्हा है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर चर्चा हो रही है बिहार के भागलपुर जिले की, तो भागलपुर जिले को हम लोग यहाँ पर मैप पर देख लेते हैं। यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो जब आप मैप पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको भागलपुर जिले की स्थिति देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न जो आपको याद रखना है कि भागलपुर जिले की जो स्थिति है मतलब भागलपुर जो जिला है ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को काउंट कर लेते हैं, सारे जिलों को। तो हम स्टार्ट करेंगे कटिहार से। तो कटिहार 1 हो गया, पूर्णिया 2 हो गया, मधेपुरा 3, खगड़िया 4, मुंगेर 5 और साथ ही साथ बांका 6। तो भागलपुर जिले की जो स्थिति है ये 6 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल में से भागलपुर भी एक प्रमंडल है, ठीक है। यहाँ पर आगे मैं आपको उसी चीज़ को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए भागलपुर भी एक प्रमंडल है और भागलपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय ये भागलपुर है और भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं जो कि भागलपुर और बांका। तो ये दोनों पॉइंट को आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से कितने शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा केवल 1 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए इस वर्ष किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि झारखंड के एकमात्र शिक्षक मनोज कुमार सिंह का चयन इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है झारखंड के एकमात्र शिक्षक मनोज कुमार सिंह, जिनका चयन अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि इस वर्ष इस पुरस्कार के लिए देश भर से 44 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें कि 35 पुरुष और 9 महिला शिक्षक शामिल हैं, जिन्हें कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुल मिला के 44 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें 35 पुरुष शिक्षक हैं और 9 महिला शिक्षक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आगे ऐड किया है कि इस वर्ष बिहार के 2 शिक्षक हरिदास शर्मा और चंदना दत्त को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है और इसके अतिरिक्त बंगाल से यानी कि पश्चिम बंगाल से 1 शिक्षक, ओडिशा के 2 शिक्षक और उत्तर प्रदेश से भी 2 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न, किस हाईकोर्ट के हाल ही के फैसले के अनुसार अपनी पत्नी के साथ जबरन बनाया गया शारीरिक संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। ये फैसला अभी हाल ही में सुनाया गया था। ये फैसला सुनाया गया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा, यानी कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा अभी हाल ही में ये फैसला सुनाया गया है। आइए जानते हैं इस बारे में कंप्लीट चीज़ों को। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ जबरन बनाया गया शारीरिक संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, अर्थात पति को वैवाहिक बलात्कार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना। ये फैसला
फैसला अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया गया है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति द्वारा यौन संबंध या फिर कोई भी यौनकृत बलात्कार नहीं है, भले ही वह बलपूर्वक अथवा पत्नी की इच्छा के विरुद्ध किया गया हो। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट मैंने लिखा है कि आईपीसी की धारा 376 बलात्कार जैसे दोष के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है और आईपीसी की इसी धारा के अनुसार पत्नी से रेप करने वाले पति के लिए सजा का प्रावधान तो है, बशर्ते पत्नी की उम्र 12 साल से कम हो। हालांकि भारत में 12 साल की कम उम्र से लड़कियों का विवाह बाल विवाह की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंडियन पेनल कोड अर्थात आईपीसी की धारा 376 के तहत भारत में बलात्कार जैसे दोष के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले पॉइंट में जो मैंने लिखा है कि आईपीसी की इसी धारा के अनुसार पत्नी से रेप करने वाले पति के लिए सजा का प्रावधान तो है, बशर्ते पत्नी की उम्र 12 साल से कम हो। यानी कि अगर पत्नी 12 साल से कम उम्र की है तो मतलब ये सजा का प्रावधान हो सकता है पति पर। यहाँ पर पति का और पत्नी की बात किया जा रहा है, लेकिन ये भी ध्यान आपको रखना है कि भारत में 12 साल की उम्र में 12 साल से कम उम्र में किसी भी लड़की का शादी नहीं होता। अगर होता भी है तो इसे बाल विवाह की कैटेगरी में रखा गया, बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया, जो कि भारत में एक संगीन अपराध है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और पति को मतलब कि पत्नी के जो पति हैं और सभी पतियों को वैवाहिक बलात्कार के आरोपों से मुक्त कर दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। हाल ही में शुरू हुए टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में पहला स्वर्ण पदक फ्रीज ग्रेको ने जीता है। वह किस देश की है, यानी किस देश की खिलाड़ी है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में शुरू हुए टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की साइक्लिस्ट फ्रीज ग्रेको ने जीता और फ्रीज ग्रेको ने महिलाओं की 3000 मीटर फरशूट में पहला स्थान हासिल किया, जबकि चीन की वांग जियोमी ने रजत और जर्मनी के डेनिस सिडलर ने कांस्य पदक जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला जो मतलब इसका जो स्वर्ण पदक विजेता है ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया की फ्रीज ग्रेको है। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके जो सिल्वर पदक विजेता यानी कि रजत पदक जो विजेता है ये चीन की वांग जियोमी है। और यहीं पे हम बात करें अगर कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल की तो जर्मनी की डेनिस सिंडलर मतलब कांस्य पदक विजेता है। ये आपको ध्यान रखना। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया की फ्रीज ग्रेको। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा कि इस बार पैरालंपिक खेल 2020 का आयोजन टोक्यो में 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2021 तक होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इसके उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से टेक चंद ध्वजवाहक थे। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि टोक्यो पैरालंपिक खेल जो भी हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित हुआ है तो इसमें ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? टेक चंद थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा कि इससे पहले 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन किया गया था। इस वर्ष ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया और जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते थे। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। ये आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, किसी भी प्रश्न को आप इग्नोर मत कीजिए। आप यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट तैयार कीजिए, अन्यथा हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आपको जैसा भी सहूलियत मिले वैसा आप कीजिए, लेकिन करंट अफेयर्स आप इसी चैनल से पढ़िए। ये मेरा आपसे वादा है कि जब आपका एग्जाम आयोजित होगा, जिस प्रकार से जनवरी से मैं अब तक आपके साथ लगा हूँ, एग्जाम आते आते आपकी करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। आपको दोबारा कहीं से भी करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगे कि इस सीरीज से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज इस सीरीज के वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 आयोजित होगा? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और कजाकिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कजाकिस्तान के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए सैन्य कूटनीति के तहत भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 आयोजित होगा। ये आपको ध्यान रखना। अब ये आयोजित कब होगा इस बारे में जान लेते हैं। यह अभ्यास का 5वां संस्करण होगा जो कि 30 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर 2021 तक कजाकिस्तान के आयसा बीबी स्थित प्रशिक्षण सेंटर में आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा कि इससे पहले इंग्लिश चैनल में भारत यूके अर्थात भारत ब्रिटेन के नौसैनिक अभ्यास कोकन 2021 का आयोजन किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। जो भी युद्धाभ्यास वगैरह होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनसे संबंधित जो भी फैक्ट निकल कर सामने आते हैं वो सारी चीज़ों को आप याद रखिए। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा, छठा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को यह राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है।
अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान अर्थात मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है मधुर फ्लोर मैट। इसी के निर्माण के लिए अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भारत सरकार का एक पुरस्कार है जो कि उत्कृष्ट शिल्पकारों को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट शिल्पकारों को मान्यता देना है और यह पुरस्कार भारत के हस्तशिल्प कारीगरों के लिए सर्वोच्च पुरस्कारों में एक है जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये सारे संबंधित चीज़ों को याद रखें, जो भी हॉट टॉपिक वगैरह होते हैं, जो भी न्यूज़ में चल रहे होते हैं, उनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बताता हूं, और साथ ही साथ अपने तरफ से भी प्रयास कीजिए कि उसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर सकें जो कि आगामी परीक्षाओं में आपकी बहुत मदद करेगा। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार जल्द ही राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है और इस प्रकार राजस्थान राइट टू बिल हेल्थ लाने वाला भारत का पहला राज्य होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि यह विधेयक पारित होने के बाद कानून बनेगा और कानून बनने के बाद प्रत्येक नागरिक का इलाज करना और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सरकार कानूनी तौर पर बाध्य होगा। ये इस बिल का मतलब कि प्रमुख बात है जो कि आपको याद रखना है, यानी कि जो विधेयक जब पारित होगा, जब ये कानून बनेगा, तो कानून बनने के बाद राज्य के सभी नागरिक का इलाज करना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार कानूनी तौर पर इसके लिए बाध्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का बिल लाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैंने ऐड किया जो कि पेड ग्रुप से संबंधित है। अभी एग्जाम आपका नज़दीक है, चाहे वो बीपीएससी जो 67वीं बीपीएससी हो या फिर बीपीएससी सीडीपी हो, ये दोनों परीक्षाएं नज़दीक है। अगर आप घर बैठे इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप हमारे स्टडी मटेरियल को मंगा के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। जो हमारा टेस्ट सीरीज है, जो कि 50 टेस्ट का ये सीरीज है, ये श्रृंखला है, आप इसके सारे पीडीएफ को मंगा के अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। और यहाँ पर जो सारे टेस्ट सीरीज है, इसका विशेषता यह है कि यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण देखने को मिलेगा, जिससे आप सही तरह से आप इसका आकलन कर पाएंगे। एकदम हाई क्वालिटी का पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर आपको डेमो पीडीएफ मंगाना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। इसके बाद आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद आप निर्धारित करेंगे कि आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। और यहाँ पर इस पेड ग्रुप में इसके अतिरिक्त आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स मिलेगा जो कि आपके 67वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी सीडीपीओ प्री एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। चाहे वो इसके अतिरिक्त चाहे वो बिहार की सभी परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं बिहार में आयोजित होगी, सभी के लिए उपयोगी है। इसमें आपको बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं को शामिल किया गया है। इसमें आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा जिसमें कि आपको लगभग 2000 प्रश्न होंगे और यहाँ पे आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त कुछ और एक्स्ट्रा पीडीएफ्स होंगे जो कि आपको पेड ग्रुप के तहत प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो बिहार जीके हो या फिर जो भी स्टडी मटेरियल आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारे पेड ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, हाल ही में जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कोपेनहेगन, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया की सबसे सुरक्षित शहर है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और इसके अतिरिक्त इस सूची में टोरंटो और सिंगापुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जो कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टोरंटो, ये टोरंटो एक शहर है। आपको बताना है कि ये किस मतलब देश का शहर है। ठीक है, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने ऐड किया है। इस सूची में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, यानी कि जो अभी हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक सूची जारी की गई, इसमें 60 सुरक्षित शहरों को जगह दिया गया है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें स्थान पर है और साथ ही साथ भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई 50वें स्थान पर है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ये सारे संबंधित चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पवनदीप राजन को राज्य के कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता पवनदीप राजन को राज्य के कला, संस्कृति और पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है पवनदीप राजन।
अब देखिए यहाँ पे मैंने आगे लिखा है पवनदीप राजन भारत के उत्तराखंड के एक गांव चौकी के रहने वाले हैं और हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने उनके गांव को गोद लिया है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, बहुत ज़्यादा चर्चे में था। पवनदीप राजन ये चौकी गाँव के रहने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड गाँव मतलब राज्य का एक गाँव है और इनके गांव को अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक अर्थात पीएनबी के द्वारा गोद लिया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और पवनदीप राजन इंडियन आइडल के 12वें सीजन के विजेता हैं। अब यहाँ पे मैंने इंडियन आइडल के बारे में लिखा है। इंडियन आइडल संगीत का एक रियलिटी टीवी शो है जो कि भारत में पहली बार 2004 में शुरू हुआ था और इंडियन आइडल सीजन 1 का विजेता मुंबई के अभिजीत सावंत थे। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखें। पहली बार जो इसकी शुरुआत हुई थी इंडियन आइडल की, ये 2004 में शुरुआत हुई थी और इसके पहले सीजन यानी कि 2004 का जो विजेता है ये मुंबई के अभिजीत सावंत थे। तो ये सारे पॉइंट आप ही याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर को किस देश का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का भी हाल ही में कार्यवाहक रक्षा मंत्री के रूप में मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर को अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। आप यहाँ से ये याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा कि इससे पहले मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर तालिबान का कमांडर रह चुका है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं कि अफगानिस्तान ने जब हाल ही में कार्यवाहक रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर को, ये पहले तालिबान के कमांडर रह चुके हैं। ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलम अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में ये शुरुआत किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या होगा, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलम अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों जैसे कि 10 लाख सोख्ता या फिर गड्ढे का निर्माण आदि के माध्यम से अधिक गाँव को ओडीएफ प्लस गाँव में परिवर्तित करने का मतलब कि प्रयास किया जाएगा और इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिए मतलब संचालित किया जाएगा। यानी कि 100 दिवसीय ये अभियान है जो कि मतलब इसमें मतलब लक्ष्य रखा गया है कि मतलब कि 10 लाख सोख्ता या फिर गड्ढे का निर्माण किया जाएगा। जो भी अपशिष्ट जल होते हैं मतलब कि उसको सही तरह से और सही जगह पे मतलब कि एकत्रित करना। तो ये ध्यान रखते हुए भी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस अभियान को मतलब शुरू किया गया है, सुजलम अभियान को। तो ये आपको यहाँ से याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ये जो अभियान है ये 100 दिवसीय अभियान है। चलिए अब यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे किस तिथि को मनाया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 अगस्त को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डॉग यानी कि कुत्ते को गोद लेने और कुत्ते के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत अमेरिका में 2004 में हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। 26 अगस्त को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी ये अमेरिका में 2004 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 26 अगस्त। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए मिशन को क्या नाम दिया है? इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। इसका आंसर क्या होगा कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इशू है इस व्हाट्सअप नंबर पर PRI21 लिख के मैसेज कीजिए। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना है। ठीक है, और यहाँ पर डेमो PDF मंगा के देखिए, उसके बाद आप निर्धारित कीजिएगा आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।